हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज रॉकेट। फ्रेंड्स, BES 142 यानी पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस की नेक्स्ट वीडियो है। हम लेकर आए हैं ये आपके लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ऊपर। फ्रेंड्स, ये 4 पार्ट हैं। पहला हिस्ट्री के ऊपर जो हम अपलोड कर चुके हैं, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस पे जो अपलोड हो चुका है। अब हम बना रहे हैं ज्योग्राफी की वीडियो और इसके बाद हम लेकर आएंगे इकोनॉमिक्स में। तो ये आपका ब्लॉक 2 है जिसमें 4 यूनिट हैं। तो आइए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो सब हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, जिसमें हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, मीनिंग क्या होता है ज्योग्राफी का, नेचर, स्कोप एज अ डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस। उसके बाद हम देखेंगे इसके एम्स, ऑब्जेक्टिव, मैथड्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं ज्योग्राफी में, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज कौन से हैं, और लास्ट में सम अप। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो सोशल साइंस है वो देखिए वन ऑफ द करिकुलर एरिया होता है स्कूल एजुकेशन में, जो स्टूडेंट्स को सोसाइटी के लिए एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। काफ़ी सारे डिसिप्लिन आते हैं इसके अंदर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इको, सोशियोलॉजी। तो आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि ज्योग्राफी क्या है और क्यों ये एक स्कूल स्टेज पर पढ़ाई जाती है। ऑब्जेक्टिव इस यूनिट के बाद जो भी आपको मिलने वाले हैं वो है नेचर ऑफ ज्योग्राफी क्या होता है, उसके बाद कैसे ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोशल साइंस में, उसके बाद स्कोप क्या है इसका, ब्रांचेस क्या हैं, रेशनल ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी एट अ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, मेथड्स क्या है इसको पढ़ाने के, डिफरेंट वेज कौन कौन से हैं टू क्रिएट लर्निंग सिचुएशंस इन ज्योग्राफी, और रेलिवेंस बताना ऑफ डिफरेंट लर्निंग रिसोर्सेज इन टीचिंग लर्निंग इन ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ज्योग्राफी जैसे कि आपको पता है ज्योग्राफी 2 वर्ड से बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ सरफेस। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ पीपल, देयर एक्टिविटीज़, प्लेसेस एंड फिजिकल थिंग्स विद इन द अर्थ। ये जो 2 टर्म्स हैं ये ग्रीक लैंग्वेज से ली गई हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं जो ज्योग्राफी के बारे में कही हुई हैं। उसके पहले हम देखते हैं कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी हैं इरेटोस्थनीज। देखिए, इरेटोस्थनीज ही थे जिन्होंने इसको डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ बोला था। इन्होंने एक अर्थ का सरकमफ्रेंस भी कैलकुलेट किया है। तो यहाँ देखिए काफ़ी सारी डेफिनेशन है। देखिए फ्रेंड्स, पहली है ज्योग्राफी प्रोवाइड करता है एक व्यू ऑफ द होल अर्थ बाय मैपिंग द लोकेशन ऑफ द प्लेसेस। उसके बाद एक सिनॉप्टिक है डिसिप्लिन, सिंथेसाइज करता है जो फाइंडिंग ऑफ अदर साइंस थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ RAUM, दैट इज एरिया और स्पेस। नेक्स्ट, ज्योग्राफी एक सिंथेसाइज डिसिप्लिन है टू कनेक्ट द जनरल विद द स्पेशल थ्रू मेजरमेंट, मैपिंग और रीजनल एम्फेसाइज। नेक्स्ट, ज्योग्राफी एग्जामाइन करता है द वे एनवायरनमेंट अपेरेंटली कंट्रोल करते हैं जो ह्यूमन का बिहेवियर। नेक्स्ट, ज्योग्राफी एक स्टडी है ह्यूमन इकोलॉजी, एडजस्टमेंट ऑफ मैन टू नेचुरल सराउंडिंग। नेक्स्ट, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, एडजस्टमेंट ऑफ मैन टू नेचुरल सराउंडिंग। तो फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी 2 डेफिनेशंस आप याद कर सकते हो बाय एनी ऑफ द ज्योग्राफिस्ट। तो हम इसके बाद पढ़ते हैं। देखिए, ज्योग्राफी जो है स्टडी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फेनोमेना, और स्टडी है ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप की। तो इसका मतलब क्या है, ज्योग्राफी स्टडी है फिजिकल एनवायरनमेंट ऑन दी वन हैंड एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द अदर हैंड। देखिए, अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी जो है वो उसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर उसका लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉयल, ये सब आ जाता है, जबकि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आप क्या पढ़ते हो, उसका नेचर कैसा है, उसकी क्लोथिंग कैसी है, उसका फूड कैसा है, रिलीजन कैसे हैं, कस्टम्स, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, उसकी लैंग्वेज, उसका डायलेक्ट। तो ये सब ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर है। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है दैट इज नोन एज ज्योग्राफी। अब हम बात करते हैं नेचर की। तो देखिए, ज्योग्राफी एक डिसिप्लिन है विच सीक्स टू एक्सप्लेन द करेक्टर ऑफ प्लेसेस, जो प्लेसेस के करेक्टर के बारे में बताता है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेचर ऑफ ज्योग्राफी क्या होता है। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का इंटरेक्शन जो होता है, हिस्ट्री ये बताता है कि कोई भी जो हैपनिंग हुई है वो कब हुई है, जबकि ज्योग्राफी ये बताता है कि वो हैपनिंग जो है कहाँ पे हुई है। तो प्लेस से जो है इसका करेक्टर ऑफ प्लेस एक्सप्लेन करता है ये ज्योग्राफी। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है फीचर्स एंड इवेंट्स, यानी कि कोई घटना हुई है, कोई भी जो इवेंट टेक प्लेस कर रहा है उसका फीचर क्या है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, और उसकी वजह से जो सरफेस ऑफ अर्थ है उसमें जो चेंज आए हैं ये भी हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी जो है कंसर्न है विद ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक प्लेस। एज आई टोल्ड यू, ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन ज्योग्राफी होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लेस एंड लोकेशन। तो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी स्टडी के लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पीपल एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, स्पेशल इंटरेक्शन और रीजन्स। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। देखिए, अगर बात की जाती है ज्योग्राफी की तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन ये हमसे, मतलब इसके सब्जेक्ट के अंदर आते हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। जैसे कहाँ पर है कोई चीज़, तो ये लोकेशन से रिलेटेड हो गया। वो कैसी दिखती है, तो वो एक स्पेशल पैटर्न हो गया। कैसे वो चीज़ हुई, हैपनिंग हुई है, तो इसका मतलब वो कोज एंड इफेक्ट फैक्टर के बारे में पूछ रहा है। कब हुई और इससे क्या क्या चेंज हुआ, हाउ डज इट चेंज, तो ये सब प्रोसेस के अंदर आता है। इम्पैक्ट, रिजल्ट,
कैसे मैनेज किया फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, तो एक कंजर्वेशन के बीच में आएगा। तो यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखिए व्हाट एंड वेयर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्योग्राफी के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल वेयर इज अ पर्टिकुलर कंट्री, प्लेस, रिवर और माउंटेन लोकेटेड, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि जिसमें आंसर निकल रहा है क्या और कहाँ पे से। उसके बाद जो विच रीजन और कंट्री, अ पर्टिकुलर सॉइल इज फाउंड और क्रॉप इज कल्टिवेटेड और अ पर्टिकुलर मिनरल इज फाउंड, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर नेचर की बात करें तो आप कह सकते हो लोकेशनल जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्योग्राफी में ही पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट आप ये भी बता सकते हो कि ज्योग्राफी जो है वो ज्योग्राफी इज अ बोथ अ नेचुरल एंड सोशल साइंस। उसके बाद आप दूसरा बता सकते हो इट हैज़ सम क्वेश्चंस लाइक लोकेशनल। उसके बाद आप बता सकते हो इट इज़ कंसर्न्ड विद अटेंडिंग टू लोकेशनल क्वेश्चन, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, जैसे मिनरल्स, प्रीशियस मेटल, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, ओपनिंग अप एंड द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ट्रेड। उसके बाद आप ये बता सकते हो कि ज्योग्राफी स्टडी करता है फिजिकल एज वेल एज ह्यूमन एस्पेक्ट ओवर द अर्थ सरफेस। तो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में जैसे मैंने आपको बताया लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, सोयल प्रोवाइड्स बैकग्राउंड ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स, पॉइंट करके आप नेचर ऑफ ज्योग्राफी को लिख सकते हो। इस पॉइंट को आप ऐसे भी कर सकते हो, इन्वेस्टिगेट करता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड उसके एनवायरनमेंट में। जबकि बात की जाए ह्यूमन एस्पेक्ट्स की, तो मैंने आपको बताया था ह्यूमन के फूड, क्लोथिंग, हाउस टाइप कैसा है, रिलीजन, उसके बिलीफ, उसके कस्टम्स, उसकी लैंग्वेज, उसकी डायलेक्ट, कौन सी एक पर्टिकुलर ह्यूमन यूज़ कर रहा है, उसका रीजन, तो ये सब हमारे ह्यूमन जो है करेक्टरिस्टिक्स या ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आएंगे। तो फ्रेंड, नेक्स्ट आप बता सकते हो ज्योग्राफी जो है साइंस है जो वेरिएशन के साथ डील करता है। ये वेरिएशन फिजिकल में भी हो सकते हैं और एज वेल एज ह्यूमन एस्पेक्ट में भी हो सकते हैं। जैसे फिजिकल लैंडस्केप में होगा तो माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, इनसे रिलेटेड होगा। वाटर बॉडीज़ में होगा तो ओशियन, लेक, रिवर, क्लाइमेट्स, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, सोइल, मिनरल्स, तो आप ये सब एग्जांपल इनमें दे सकते हो। लेकिन वेरिएशन अगर ह्यूमन के रियल में यानी बात हो रही है उसके एरिया ऑफ एक्टिविटी, उसकी नॉलेज और इंटरेस्ट में, तो आप उसके एग्जांपल दे सकते हो, उसकी बिलीफ, कस्टम, मीडियम, वही एग्जांपल जो हमने ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको बताए हैं। तो ये सारे एलिमेंट जो हैं वेरी करते हैं विद रेफरेंस टू डेफिनेट लोकेशनल आइडेंटिटीज कॉल्ड रीजन। तो ह्यूमन बीइंग ने काफ़ी सारे जो सोसाइटी में चीज़ें हैं जैसे कि जो नेचर ने हमें दी हैं उसका बहुत ही एडवांटेज उठाया है, जैसे रिसोर्सेज जो उसको प्रोवाइड किए गए हैं। तो ह्यूमन नेचर जो इंटरेक्शन होता है वो काफ़ी न्यूमरस फीचर्स प्रोड्यूस करता है और जो ह्यूमन बीइंग उसके बदले में उसको इम्प्रूव भी करते हैं और उसमें साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजी लगाकर अपनी हेल्प भी करवाते हैं उन चीज़ों से। तो लार्ज पार्ट ऑफ कल्चरल अटेनमेंट ऑफ दिस ह्यूमन सिविलाइजेशन वॉज मेड इम्पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी की वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाया है। तो ह्यूमन बीइंग का देखिए उसकी खुद की बनाए हुए इस फिजिकल एनवायरनमेंट पर और जो भी इंस्टीट्यूशन या टेक्नोलॉजी उसने यूज़ की है, उसको क्रिएट किया है, उसका उस पर भी खुद से बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो इंटर रिलेशनशिप जो भी नेचर का ह्यूमन से है वो हमेशा एक एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट रहा है। तो ज्योग्राफी जो है वो डेवलप करता है एज द साइंस ऑफ स्पेशियल सिंथेसिस। फ्रेंड्स, स्पेशल का मतलब आप ये ले सकते हो साइज और पोजीशन एंड एरिया ऑफ समथिंग, जो पर्टिकुलर चीज़ एक किसी स्पेस से जुड़ी हुई हो, दैट इज स्पेशल। तो साइंस होता है स्पेशल सिंथेसाइज का, जिसमें हम विच हैज़ मेड इट टू बी एन इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। देखिए इंटरडिसिप्लिनरी में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होती है काफ़ी सारे डिसिप्लिन की, जबकि ट्रांसडिसिप्लिनरी में इन सब का कोलैबोरेशन होता है। इसकी भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, फर्स्ट या सेकंड वीडियो है आई थिंक, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो कि अप्रोचेस क्या होती हैं सोशल साइंस को पढ़ाने में। तो ज्योग्राफी जो है नेक्स्ट आप ये भी डाल सकते हो कि रीजन से पर्टिकुलर डील करता है। तो रीजन जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक स्पेशल फॉर्म, यानी कि उनके स्पेस से रिलेटेड, जहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया जाता है। स्पेस इज ऑर्गेनाइज इन अ वे दैट अ पैटर्न ऑफ फेनोमेना एमर्जेस। तो ज्योग्राफी जो स्टडी करता है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन को ऑफ द फेनोमेना और एनालाइज करता है स्पेशल पैटर्न अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉ। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, ज्योग्राफी विटनेस चेंजेस इन द एम्फेसाइज विद द चेंज ऑफ टाइम या विद द चेंजिंग टाइम। तो आप कह सकते हो ज्योग्राफी एक तरह से विटनेस रहा है, टाइमली या साक्षी रहा है जो समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ होने वाले चेंजेस का। तो ज्योग्राफी हमें बताता है कि किस टाइम में क्या चेंजेस हुआ है और उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारी अर्थ पर। सो दिस इज ऑल नोन एज ज्योग्राफी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हैज़ थ्रोन न्यू चैलेंजेस। काफ़ी न्यू चैलेंजेस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ने हमें दिए हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी स्पेसेस ऑन द ग्लोब हैव कम क्लोजर। तो काफ़ी ये देखिए सबको पता है कि स्पेसेस इस ग्लोब में काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। ये टेक्नोलॉजी ही है, एक रिवोल्यूशन ही है एक तरह से, जो डिस्टेंस जो है इतना कम हो चुका है कि अगर आपको कहीं भी दूर किसी पर्टिकुलर एरिया में जाना हो, पहले तो जाना ही इम्पॉसिबल होता था, लेकिन अब बहुत टाइम ना लगे इस वजह से आप बाय एयर जा सकते हो। ये टेक्नोलॉजी ही है जिसने वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, जहाँ पे लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह जाना बस चुटकियों का काम है और आसानी से हो जाता है।
तो ये सब ज्योग्राफी के अंदर आता है। ज्योग्राफी देखिए क्या है, हैड ए कोर फोकस ऑन मैप्स एंड स्पेशियल पैटर्न्स। इसका मतलब ज्योग्राफी एक आर्ट है ऑफ मेकिंग एंड स्टडिंग मैप्स। तो ज्योग्राफी के अंदर ही हम मैप से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी में आप ये भी, इसका जो GIS कॉन्सेप्ट है, GIS क्या होता है फ्रेंड्स, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम या ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एक तरह से कंप्यूटर सिस्टम मान लीजिए फॉर कैप्चरिंग, स्टोरिंग, चेकिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा रिलेटेड टू द पोजीशन ऑन अर्थ स्पेस। तो GIS है जो हमें हेल्प करता है किसी भी डेटा को कैप्चर करने में, स्टोर करने में, डिस्प्ले करने में ऑन अर्थ सरफेस। तो जो हमारी ज्योग्राफी है वो रिमोट सेंसिंग और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्निक का, एक मॉडर्न टेक्निक का यूज़ कर रही है। ये बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं, बट इनको यूज़ करने के लिए आपको इनकी थियोरटिकल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स देखिए जो इसमें दिया हुआ है, ज्योग्राफर्स आर ऑल्सो एड्रेसिंग टू द प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ विच द वर्ल्ड आर फेसिंग टुडे। कौन कौन से इशू हैं जो ज्योग्राफर हमें बता रहे हैं उसके बारे में, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया जिसका एनवायरनमेंट पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत बुरे वाला इफेक्ट पड़ रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी है, फूड सिक्योरिटी है, इम्पैक्ट है न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो ज्योग्राफी जो है वो इस मॉडर्न एज में एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमारी हेल्प करता है इस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अर्थ के बारे में जानने के, और उसके रिलेटेड जो है हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ये सब इसके अंदर आ रहा है। तो फ्रेंड्स नेचर ऑफ ज्योग्राफी में आपने देखा कि ज्योग्राफी कैसे एक नेचुरल और सोशल साइंस दोनों है। उसके बाद इसके अंदर जो इंटर रिलेशनशिप हो रहा है ह्यूमन और उसके एनवायरनमेंट के बीच में। उसके बाद आपने देखा कि कैसे ये स्पेशल साइंस को अपने अंदर एमर्ज कर रहा है। आर्ट है ऑफ मेकिंग एंड स्टडिंग मैप्स, डील कर रहा है काफ़ी सारे रीजन से, डील कर रहा है वेरिएशन से, कैसे ह्यूमन एस्पेक्ट और जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। ज्योग्राफी काफ़ी पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है द रीज़न बिहाइंड द रियल डिफरेंशिएशन कैसे है, और डिस्कवर करता है लिंकेज एंड मूवमेंट बिटवीन प्लेसेस। और लास्ट में हमने ये देखा कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अर्थ की कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि उसकी जो जटिलताएं हैं उसको विद ऑल इट्स नेचुरल और ह्यूमन जो चेंजेस हैं की कॉग्निशन में लेता है और उसे समझने का मतलब अच्छे से प्रयास करता है। फ्रेंड्स अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। फ्रेंड्स जैसा कि सबको पता है सोशल साइंस का एक स्कोप बहुत वाइड है, तो ज्योग्राफी भी उसका पार्ट है और ज्योग्राफी का स्पेस भी बहुत वाइड है। तो सब्जेक्ट मैटर जो ज्योग्राफी है वो एक स्पेशलाइज नंबर ऑफ ब्रांचेस में हम इसको पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये ब्रांचेस को इन्होंने दो अप्रोचेस में बांटा है। एक सिस्टमैटिक है जो सिस्टम से होती है, एक रीजनल यानी क्षेत्र से बिलोंग करती है। दूसरा जो ब्रांच हमारी इंटरफेस करती है नेचुरल साइंस से उसे हम फिजिकल ज्योग्राफी भी कहते हैं, और जो हमारी इंटरफेस करती है सोशल साइंस से उसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहते हैं, जो दो हम पढ़ चुके हैं पहले। तो आइए डिटेल में हम देखते हैं। फ्रेंड्स फिजिकल ज्योग्राफी क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है ज्योग्राफी की, एक सिस्टमैटिक स्टडी है ऑरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन और सिग्निफिकेंस ऑफ मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। और वो फिजिकल फीचर्स क्या हैं? उसकी लैंड फॉर्म हो गई, उसका क्लाइमेट हो गया, उसके ओशियन हो गए, उसके नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, उसकी सॉइल हो गई, उसकी वेजिटेशंस हो गई, लैंड फॉर्म हो गई, रॉक टाइप हो गई। तो ये सब इसके अंदर आता है, फ्लोरा एंड फोना हो गई। इसके जो रिलेशनशिप हैं वो काफ़ी सारे हैं, अलग अलग वेरिएबल से हैं। देखिए इसके अंदर किस किस की स्टडी पढ़ते हैं हम। सबसे पहले है जियोमॉर्फोलॉजी। मॉर्फ होता है शेप, जियो होता है अर्थ, लॉजी होता है किसी चीज़ की स्टडी करना। तो ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें लैंड फॉर्म, उसका जो चेंजेस है, इवोल्यूशन है, उससे रिलेटेड जो प्रोसेस है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स फिजिकल ज्योग्राफी एक ऐसी स्टडी है जो अर्थ सिस्टम के बारे में पढ़ाती है, जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में क्या होता है? आप एटमॉस्फेयर से, उसके वेदर से, उसके क्लाइमेट से, इन सब के बारे में इसमें पढ़ते हैं। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एक वो टर्म है जो वाटर से रिलेटेड है। तो वाटर से इंक्लूडेड जो भी हमारे पास है वाटर सरफेस, जैसे ओशियन, लेक्स, रिवर, तो ये सब वाटर बॉडीज इसके अंदर आती हैं, और इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है ह्यूमन की लाइफ पे और उसकी एक्टिविटीज से इन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट है सॉइल ज्योग्राफी, जो एक स्टडी है प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल टाइप, उसके फर्टिलिटी स्टेटस, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सब हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट ज्योग्राफी जो है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है फ्रेंड्स? इसमें जो है स्टडी ऑफ पीपल क्या हम पढ़ते हैं जो लिविंग इन द अर्थ सरफेस, उसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। तो ये कंसर्न होती है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी में, यानी किसी स्थान, जो सोसाइटी है वो किस स्पेस से रिलेटेड है, या ये बहुत ही मैटर करता है एक पर्टिकुलर एरिया ह्यूमन से रिलेटेड। तो फोकस जो होता है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है या डिस्क्रिप्शन होता है प्लेसेस का जहाँ पे लोग रह रहे हैं। मोर रिसेंटली देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिसीव मोर अटेंशन विद सम एम्फेसाइज ऑन द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो फ्रेंड्स ह्यूमन ज्योग्राफी एक वाइड रेंजिंग डिसिप्लिन है जो ड्रॉ करता है टुगेदर मेनी ऑफ द स्ट्रैंड्स इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड द वर्ल्ड टुडे। उसके बाद ये एग्जामाइन करता है ह्यूमन सोसाइटी को एंड हाउ दे डेवलप देयर कल्चर, देयर इकोनॉमी, देयर पॉलिटिक्स, ऑल विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर लिख सकते हो कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या आता है। नेक्स्ट जो है
इसमें काफ़ी सारे हैं। देखिए, सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी, जो एक ह्यूमन के सोसाइटी और उसके कल्चर यानी रीति रिवाज से संबंधित होते हैं, तो दैट इज सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी। जो उसकी पॉपुलेशन और सेटलमेंट से रिलेटेड होती है। सेटलमेंट मतलब वो कहाँ पे रह रहे हैं, रूरल और अर्बन, वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, ग्रोथ कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, तो ये सब यहाँ पे आता है। और जैसे कि सेटलमेंट में बताया, रूरल और अर्बन। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो लोगों की हम पढ़ते हैं, जैसे उसका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ता है, तो ये सब इसके अंदर आता है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। हिस्टोरिकल प्रोसेस, देखिए फ्रेंड, हर रीजन का कोई ना कोई हिस्ट्री रही है, कोई ना कोई हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस रहा है कि कैसे अगर कोई माउंटेन फॉर्म हुआ है तो पहले कैसे था, अब कैसे है। कोई अगर डीप डाउन समथिंग एक होलो प्लेस है तो पहले कैसे था और अब कैसे है। तो ये भी जो भी टेम्पोरल चेंजेस हो रहे हैं, तो ये कंसर्न होते हैं हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के। नेक्स्ट है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम इस स्पेस को फ्रॉम द एंगल ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स देखते हैं, स्टडीज़ करते हैं बाउंड्रीज़ को। स्पेस का रिलेशन होता है बिटवीन निबरिंग यूनिट्स, और डिलिमिटेशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, और इलेक्शन सिनेरियो जो भी है, इन सब की थियोरटिकल जो फ्रेमवर्क होता है इन सब का, वो अंडरस्टैंड करता है पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ द पॉपुलेशन। उसके बाद दिया हुआ है बायो जियोग्राफी। देखिए फ्रेंड्स, बायो मीन्स लाइफ और जियो मीन्स अर्थ, मतलब एक ऐसी जो लाइफ मतलब ह्यूमन लाइफ और जियो मतलब अर्थ यानी फिजिकल ज्योग्राफी, तो इनके बीच में जो इंटरफेस होता है वो बायो जियोग्राफी होता है। जैसे कि प्लांट जियोग्राफी, जिसमें हम प्लांट के बारे में, वेजिटेशन के बारे में पढ़ते हैं। जू जियोग्राफी, जिसमें हम एनिमल्स और उनके हैबिटेट्स के बारे में पढ़ते हैं। इकोलॉजी या इकोसिस्टम, जिसमें साइंटिफिक स्टडी होती है उनके हैबिटेट्स की, कौन सा पर्टिकुलर एनिमल, कौन सी स्पीसीज जो है, कहाँ उनका प्लेसेज है, रहने का प्लेस, दैट इज देयर हैबिटेट, और उसके बाद उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। एनवायरमेंट ज्योग्राफी क्या होती है, जो कंसर्न करती है वर्ल्ड लीडिंग टू द रियलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स और उसके इश्यूज, जहाँ पे हम एनवायरमेंट में होने वाली प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। जो लास्ट है फ्रेंड जिसमें, वो है रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी क्या होता है, किसी रीजन की स्टडी करना, किसी एरिया की स्टडी करना, जिसमें मैक्रो, मेजो, माइक्रो यानी कि व्यापक तौर पर, मध्य तौर पर या सूक्ष्म तौर पर जो भी बटे हुए रीजन्स हैं उनके बारे में। रीजनल की प्लानिंग करना, कंप्राइजिंग कंट्री, रूरल, टाउन, अर्बन प्लानिंग, ये सब हम इसमें देखते हैं। रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस, तो ये सब फ्रेंड्स इसके अंदर आता है। उसके अलावा एक अर्बन ज्योग्राफी भी होता है, जो सब डिसिप्लिन होता है ज्योग्राफी का, जो डिराइव होता है फ्रॉम ए स्टडी ऑफ सिटीज़ एंड अर्बन प्रोसेस, और ये कंसर्न होता है विद द स्टडी ऑफ अर्बन सेंटर, जैसे टाउन हो गया, सिटीज़ हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, या स्पेशल पैटर्न्स हो गया, ओरिजिन हो गया, इवोल्यूशन हो गया, फंक्शन प्रॉब्लम्स हो गया, तो ये सब हम अर्बन ज्योग्राफी में देखते हैं। एक फ्रेंड्स, एक एंथ्रोपो जियोग्राफी भी होता है, जो ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी होता है, स्टडी करता है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड देयर एनवायरमेंट। और एक और होता है कार्टोग्राफी, जिसमें हम प्रैक्टिस और साइंस ऑफ ड्राइंग मैप्स देखते हैं। मैप मेकिंग जो है इन्वॉल्व करता है एप्लीकेशन ऑफ बोथ साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक एलिमेंट, कंबाइन करता है ग्राफिक टैलेंट को, और स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है कंपाइलेशन एंड डिजाइनिंग ऑफ प्रिंसिपल विद अवेलेबल टेक्निक्स फॉर प्रोडक्ट जनरेशन। तो फ्रेंड्स, ये थे स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। उसके बाद हम देखेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी। ये फ्रेंड, ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट स्टेजेस पर पढ़ाया जाता है। अर्ली प्राइमरी स्टेज पर अगर देखें तो ज्योग्राफी को एक नॉर्मल स्केल पर, स्मॉल स्केल पर पढ़ाया जाता है। सिर्फ उनको नेचुरल और जो सोशल एनवायरनमेंट होते हैं सिर्फ उसके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट, जो लेटर प्राइमरी स्टेज पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर ईवीएस की फॉर्म में वो बच्चों को चीज़ें समझाई जाती हैं, उनका रिलेशनशिप बताते हैं, कैसे नेचुरल और सोशल एनवायरनमेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, क्या उनका रिलेशनशिप है, उनको डिफरेंस बताते हैं और इंट्रोड्यूस कराते हैं नेचुरल डाइवर्सिटी और सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में। फ्रेंड्स, अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेजेस में ज्योग्राफी को हेल्प किया जाता है बच्चों में डेवलप करें, ताकि एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव वो लेकर आएँ रिलेटेड टू द इशू कंसर्निंग एनवायरनमेंट। उन्हें रिसोर्सेज ऑन डेवलपमेंट के बारे में डिफरेंट लेवल्स फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल का इंट्रोडक्शन दिया जाए। उसके बाद अगर हम हाई लेवल की बात करें तो इसमें ज्योग्राफी को एज अ इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन सब्जेक्ट या फिर एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी एट द सेकेंडरी लेवल, देखिए हेल्प करता है हमारी टू हैव एन अवेयरनेस ऑफ अ प्लेस एंड टाइम। ये ज्योग्राफी की स्पेशलिटी है कि वो हमें प्लेस और टाइम के बारे में इंट्रोड्यूस कराता है। ऑल प्लेसेज एंड स्पेस हैव अ हिस्ट्री बिहाइंड दैम शेप्ड बाय ह्यूमंस, अर्थ एंड क्लाइमेट। तो देखिए फ्रेंड, ज्योग्राफी होता क्या है, वो ड्रॉ करता है अपना कंटेंट नेचुरल साइंस और एज वेल एज सोशल साइंस से, बाकी साइंसेज में जबकि ऐसा नहीं होता। तो ये सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी नहीं करता, वो ह्यूमन बिहेवियर कैसे रीज़न से, कई रीज़न होंगे उसके पीछे, तो उसके बारे में भी पढ़ता है। वो फिजिकल फिनोमेना के बारे में भी पढ़ता है, जो मतलब हमें कोज एंड इफेक्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो लर्नर को इस स्टेज पर प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो एक मोर इंटेंसिव स्टडी रखें एंड एक डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें अबाउट द सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस बिफोर द नेशन। तो लोकल और रीजनल कॉन्टेक्स्ट जो होते हैं वो लर्निंग को काफ़ी रिलेवेंट भी बनाते हैं और एंजॉयबल भी बनाते हैं। तो इश्यूज ऑफ जेंडर, क्लास, कास्ट में बी वोवन विद द गिवन कंटेंट इन एन अप्रोप्रिएट मैनर। तो मेजर ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर जो दिए हुए हैं, देखिए फर्स्ट है अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी इन लैंड एंड पीपल ऑफ इंडिया इन रिलेशन टू देयर ओन प्लेसेज इन लार्जर कैनवस। देखिए होता क्या है, सबको पता है इंडिया एक डाइवर्स कल्चर से बिलोंग करता है, तो अलग अलग जो पीपल्स होते हैं उनकी जान पहचान कराने के लिए विद द लिविंग कंडीशंस ऑफ
देम ऑफ देयर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। कैसे वो अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, कैसे वो एक दूसरे को मतलब हेल्प कर सकते हैं। एज एन रिसोर्स हमें इन डाइवर्सिटी को लेकर चलना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन देयर ओन सराउंडिंग एंड रिलेट इट विद द कंटेम्प्रेरी इंडिया। देखिए जो भी प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक और सोशल चेंज हो रहा है या डेवलपमेंट हो रही है हमारे आसपास में, उसको रिलेट करना विद आवर कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये भी एक एम है ज्योग्राफी का। अंडरस्टैंडिंग हो जाए प्रोसेस ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया इन रिलेशन टू द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड पॉलिटी, तो इससे रिलेटेड भी एम के अंदर ही आएगा। अंडरस्टैंड करना जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स की नीड की क्या है और उनको कंजर्व करके क्यों रखना, दैट इज ऑल्सो द एम ऑफ ज्योग्राफी। अप्रिशिएट करना राइट्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, साथ साथ उनको एनेबल करना टू एक्वायर एज अ नॉलेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और हाउ एनवायरनमेंट और क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ह्यूमन की लाइफ को, या ह्यूमन की जो लाइफ है वो कैसे इन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है। तो देखिए सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। अब हम देखेंगे टीचिंग लर्निंग मेथड्स जो कौन कौन से हैं ज्योग्राफी में जो यूज़ किए जाते हैं। फर्स्टली फ्रेंड, टीचिंग लर्निंग जो मेथड्स होते हैं वो फोकस करते हैं हेल्पिंग लर्निंग एक्वायर नॉलेज और स्किल्स को इंटरेक्टिव मैनर में, इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट में बच्चा गेन पाए। और ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है वो प्रमोट करता है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड क्रिएटिविटी अमंग बोथ लर्नर्स एंड टीचर्स, और एफर्ट्स करता है फॉर मेकिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग पार्टिसिपेटरी, और ऐसा कोशिश की जाती है कि सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें और इसे शिफ्टिंग फ्रॉम मेयर इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ना इम्पार्ट की जाए बच्चों के माइंड में, जबकि इन्वॉल्वमेंट भी हो उनका। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे डिबेट हो गया, डिस्कशन हो गया, ये ज्योग्राफी की क्लासरूम में कराई जाती है। तो ज्योग्राफी जो टीचर होती है उसको क्लैरिफाई होना चाहिए अपने जो कॉन्सेप्ट होते हैं, और उनको मतलब उस टीचर को ये आना चाहिए कि कैसे वो अपनी क्लास को लाइवली बना सकती है। तो कुछ मेथड्स दिए हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहला है क्वेश्चनिंग मेथड। तो फ्रेंड्स क्वेश्चनिंग मेथड, ये सारे मेथड हम पहले वाली वीडियोस में भी कर चुके हैं, बट इसमें भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चनिंग क्या होता है, वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग में, जिसमें टीचर क्वेश्चन पूछता है और बच्चे उनके आंसर्स देता है। तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है क्लास को एक लाइवली और पार्टिसिपेटरी बना देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल होता है थिंकिंग का, जिसमें बच्चे अपना जो है क्रिएटिव माइंड जो है वो यूज़ करते हैं, थिंकिंग जो है सिमुलेट थिंकिंग करते हैं, माइंड को रीजनिंग पे लगा देते हैं, लर्निंग करते हैं। इसमें फ्रेंड्स बच्चे थिंकिंग पर जोर ज़्यादा देते हैं, रीजनिंग करते हैं, और मतलब एक डीप लेवल पर वो पहुंच जाते हैं किसी भी क्वेश्चन के, उसका आंसर देखने के लिए वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी करते हैं। तो जो नॉलेज उन्होंने क्लास में गेन की होती है, एक्वायर की होती है, वो उस नॉलेज को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को आप टीचिंग, जैसे 3 स्टेज होती है टीचिंग के, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव, तो आप किसी भी स्टेज पर अप्लाई कर सकते हो। एक क्वेश्चनिंग जो होती है क्लासरूम टीचिंग में वो किस किस पर्पज से यूज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेक एन एस्टिमेट ऑफ प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर। आप बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको चेक करने के लिए भी क्वेश्चनिंग कर सकते हो, उनमें थॉट प्रोसेस को स्टिमुलेट कर सकते हो, एनकरेज कर सकते हो और प्रमोट कर सकते हो, ताकि वो भी डिस्कस करें और एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। फैसिलिटेट करें लर्नर को एक्वायर और ऑर्गेनाइज, यूज़ और इवेल्युएट करने में इन्फॉर्मेशन को, उनमें एक इंटरेस्ट जनरेट करें, क्यूरियोसिटी जनरेट करें, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जिससे वो काफ़ी क्यूरियस हो, उत्सुक हो कुछ जानने के लिए, और भी क्रिएटिविटी उनमें डेवलप की जाए, और लेवल ऑफ लर्निंग को एसेस भी किया जाए, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। और इंटरेस्ट डेवलप किया जाए, मोटिवेट किया जाए, उनको इवेल्युएट किया जाए, और उनको होमवर्क दिया भी जाए और उनका होमवर्क चेक भी अच्छे से किया जाए, जिससे क्रिटिकल थिंकिंग जो है बच्चों में डेवलप हो जाती है, इंक्वायरिंग स्किल भी डेवलप होता है। दिस इज ऑल्सो हेल्प्स टू नर्चर इनसाइट बाय एक्सपोजिंग देम टू न्यू रिलेशनशिप, और स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है स्टूडेंट to pursue knowledge on their own। तो फ्रेंड्स लेवल काफ़ी सारे होते हैं क्वेश्चंस के। आप पहले जनरल क्वेश्चन से फिर स्पेसिफिक पर जा सकते हो, उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन को पूछ सकते हो। क्लोज क्वेश्चन हो गए, ओपन एंडेड हो गए, रिकॉल वाले हो गए, रिकॉग्नाइज वाले हो गए, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए, एनालाइज वाले हो गए, इंक्वायरी वाले हो गए, इवेल्युएट वाले हो गए, सिंथेसाइज वाले हो गए। देखिए यहाँ पे एनसीएफ ने कहा हुआ है कि जब बच्चे बोलते हैं दे आर यूजुअली ओनली आंसरिंग द टीचर्स क्वेश्चन और रिपीटिंग द टीचर्स वर्ड, या तो वो अपने जो टीचर ने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर कर रहे हैं, या फिर अपनी जो वर्ड्स हैं उनको रिपीट कर रहे हैं। तो वो बहुत ही कम चीज़ें ऐसी करते हैं, या फिर वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती इनिशिएटिव लेने में। तो करिकुलम जो है वो ऐसा हो जो बच्चों को इनेबल करे कि वो उनकी आवाज़ को खुद से ढूंढ पाएं, नर्चर करें उनकी क्यूरियोसिटी को, उनको थिंक्स करने का मौका दें, उनसे क्वेश्चन पूछें और उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए परस्यू करें, शेयर करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस जो है स्कूल नॉलेज के साथ मिलाकर अपनी नॉलेज को कहीं ना कहीं शेयर करें, रादर देन देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस टेक्सचुअल नॉलेज। रीओरिएंटिंग द करिकुलम टू दिस एंड मस्ट बी अमंग आवर हाईएस्ट प्रायोरिटीज। तो इन्फॉर्म करें द प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स, एनुअल प्लान्स ऑफ स्कूल एंड द डिजाइनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक। तो क्वेश्चन को कुछ इस तरह से फ्रेम किया जाए ताकि अंडरस्टैंडिंग हो कोर कॉन्सेप्ट की, एनालाइज इंटरप्रेट कर पाएँ वो इन्फॉर्मेशन को, प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप हो, रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग हो, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ सिचुएशन में भी अपने इंप्लीमेंट कर पाएँ, इंटरकनेक्शन बना पाएँ काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट का और टॉपिक का आपस में। जो फ्रेंड नेक्स्ट है वो है डेमोन्स्ट्रेशन। देखिए डेमोन्स्ट्रेशन में किसी चीज़ का डेमो दिया जाता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को कैसे किया जाए या क्या ना किया जाए, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन बताता है। तो ये विद द हेल्प ऑफ 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मॉडल से कर सकते हैं, विजुअल चार्ट यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड
बुलेटिन बोर्ड्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज। तो ये सब चीज़ें हम यूज़ करके डेमो दे सकते हैं किसी भी पीपल को। ये बच्चों को मोटिवेट करता है, उनकी जो इंटेंशन है, उनका जो इन्फॉर्मेशन है उसको लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन करता है माइंड में। उसके बाद जो है उनका इंटरेस्ट जनरेट करता है, जिससे काफ़ी हद तक एक इफेक्टिव टीचिंग और लर्निंग क्लासरूम में हो पाती है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट है वो है पीयर लर्निंग। देखिए, पीयर लर्निंग क्या होती है? स्टूडेंट लर्निंग विद एंड फ्रॉम ईच अदर। वो आपस में एक दूसरे से सीखें, अपने फेलो लर्नर से सीखें विदाउट एनी इम्प्लाइंड अथॉरिटी टू एनी इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द टैलेंट्स। तो इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट लर्न करते हैं, देखिए ग्रेट डील में, अगर उनको आइडियाज़ दिए जाएँ, अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाए, पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, तो जो चीज़ें वो अपने पीयर के साथ भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जिसमें अपने मीनिंग को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद अंडरस्टैंड करते हैं, और उनको खुद अगर कोई मिस्टेक भी होती है तो रेमेडियल सजेशन भी खुद के लिए इंप्लीमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए इन सर्चिंग ऑफ, या फिर फॉर कलेक्शन, एनालाइजिंग, एवेल्यूएशन, अप्लाइंग इन्फॉर्मेशन टू सॉल्व द इशू। स्टूडेंट खुद को एंगेज करते हैं इंटेलेक्चुअली, और उसके बाद क्वेश्चनिंग करते हैं एक दूसरे से, और टीचिंग कंसेंसस करते हैं आपस में, जो भी होता है एक दूसरे को सजेस्टिव सॉल्यूशन मतलब देते हैं। तो एक तरह से कोलैबोरेटिव लर्निंग है, ये ग्रुप में हो रही है। पीयर लर्निंग लीड्स टू एक्विजिशन ऑफ कंटेंट नॉलेज एंड फोस्टर्स सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग स्किल्स, जिससे उनका क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो काफ़ी हद तक डेवलप हो जाते हैं, और फन एंड जॉयफुल वे में वो लर्निंग करते हैं। तो रियलाइज़ करने के लिए पीयर लर्निंग को आपका अटेंटिव होना बहुत ज़रूरी है। एक इंटेलेक्चुअल स्कैफोल्डिंग आपको वहाँ प्रोवाइड करनी चाहिए, और देखना चाहिए कि कोई भी इररिलेवेंट टॉपिक जो है इनकलकेट ना हो। पीयर लर्निंग में बच्चे रेलिवेंट नॉलेज ही एक दूसरे से डिस्कस करें। या आप किन्हीं 2 स्टूडेंट्स का भी करा सकते हो, और काफ़ी सारे ग्रुप भी हैं जो जनरेट करा सकते हो। तो पीयर लर्निंग की कुछ स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे दी हुई है, देखिए फ्रेंड्स। पहला है बस ग्रुप पीयर लर्निंग स्ट्रैटेजीज़। देखिए, इसमें करना क्या है, आप कोई भी टॉपिक अगर मान लीजिए क्लास को टीच कर रहे हैं, तो आप उनमें छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप्स बना सकते हो। पर ग्रुप आप 4 to 5 स्टूडेंट्स रख सकते हो, और उसके बाद हर एक ग्रुप को आप कोई भी टॉपिक दे सकते हो। जैसे यहाँ दिया वाटर रिसोर्सेज, दूसरे ग्रुप को दिया फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ, फिशरीज़, मिनरल रिसोर्सेज। तो कुछ इस तरह से ग्रुप बनाकर आप कोई भी टॉपिक क्लास में दे सकते हो। थोड़ी सी ब्रीफिंग आप कर दीजिए, 15 to 20 मिनट डिस्कशन के लिए दीजिए, और लास्ट में हर एक जो ग्रुप बनाए हैं उनमें से आप कोई ना कोई क्वेश्चनिंग कर सकते हो, और वो कह सकते हो उनको कि भाई आप लोग आपस में भी डिस्कस कर सकते हो आंसर को देने के लिए। ऐसे क्या होगा फ्रेंड्स, उन पर्सन्स की, उन पीपल्स की आपस में बॉन्डिंग भी बनेगी, एक कोलैबोरेटिव वे में वो लर्न भी कर रहे हैं। वैसे भी ग्रुप में स्टडी अच्छी होती है, तो ये बेस्ट वे है। नेक्स्ट है एफिनिटी ग्रुप। देखिए, एफिनिटी ग्रुप क्या होता है? एफिनिटी का मतलब होता है रेपर्ट, यानी तालमेल या फिर हारमोनी, एक सामंजस्य बनाकर चलना। तो एफिनिटी ग्रुप भी आप ऐसे ही कर सकते हो, ग्रुप बना सकते हो। इनको बियॉन्ड द क्लास आवर, जो भी स्कूल के आवर्स होते हैं उनके बाद ये काम करने को कह सकते हो, और जो भी नेक्स्ट आपकी फॉर्मल मीटिंग हो उसमें उनको प्रेजेंट करने को बोल सकते हो। नहीं तो आप छोटे छोटे ग्रुप्स भी बना सकते हो, जो ये छोटे छोटे इंटरव्यू शेड्यूल्स रेडी कर लेंगे। सपोज आपने एग्रीकल्चर का एक टॉपिक दिया, तो बच्चों के ग्रुप बनाकर आप उनको सर्वे पे भेज सकते हो। दिखाने को बोल सकते हो कि भाई कैसे ये ग्रुप में जो है एग्रीकल्चर में कैसे काम किया जाता है, कैसे कल्टीवेशन होती है। तो सारा प्रोसेस जब वो जान जाएंगे तो उनको नेक्स्ट फॉर्मल मीटिंग में आप प्रेजेंट करने को कह सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड सॉल्यूशन एंड क्रिटिक ग्रुप। आपने देखा है ना, डिबेट में क्या होता है, एक ऑपोजिशन में होता है, एक पॉजिटिव वे में बात कर रहा होता है। ऐसे ही है बट सेम नहीं है। देखिए, सॉल्यूशन दे रहा है कोई एक ग्रुप, मान लीजिए एक टॉपिक बता रहा है, तो दूसरा जो है ग्रुप उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसको क्रिटिक भी करेगा, कमेंट भी करेगा, एवेल्यूएट भी करेगा। इस तरह से छोटे छोटे 2 नहीं काफ़ी सारे ग्रुप बना सकते हो आप, और पर ग्रुप जो है आप असाइन कर सकते हो टॉपिक भी, और दूसरे ग्रुप को आप कह सकते हो कि आप इनको ऑब्जर्व कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए। फ्रेंड नेक्स्ट क्या है, टीच राइट डिस्कस। देखिए, इसमें क्या करना है, आप पहले टीच कीजिए, पढ़ाइए, फिर स्टूडेंट्स वो नोट डाउन करेंगे, और उसके बाद नोट डाउन करने के बाद आप उन्हें ही बोल सकते हो, अपने अपने जो है जस्टिफाई कीजिए आंसर कि आपने क्या लिखा है। तो इंडिविजुअली भी करा सकते हैं, ग्रुप में भी करा सकते हैं, और जो है स्टूडेंट हैं आपस में एक दूसरे से आंसर कंपेयर करेंगे, तो एक होल क्लास का डिस्कशन होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बच्चे को सीखने को मिल सकती हैं। और इसके अलावा देखिए, क्रिटिक सेशन, रोल प्ले, डिबेट्स, केस स्टडीज़, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, ये सारे एक्साइटिंग और इफेक्टिव मेथड हैं जो एनकरेज करते हैं और प्रमोट करते हैं पीयर लर्निंग को। फ्रेंड नेक्स्ट है गेम्स। देखिए, गेम सबको पता है इंजॉयबल होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन जीत रहा है। टीचर काफ़ी सारी गेम्स जो है क्लास में अरेंज कर सकती है, मैप पे भी अरेंज कर सकती है। मैप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बच्चों को समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, तो मैप, एटलस, आप इन पे कोई गेम खिला सकते हो बच्चों को, ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, बोर्ड पे मैप लगा सकते हो, और ग्रुप बनाकर आप उनको ये कह सकते हो कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर डिवाइड कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए किसी भी प्लेस को। तो इस तरह से कोई भी गेम आप क्लास में ऑर्गेनाइज करा सकते हो। देखिए, जब भी हम कोई गेम खिलाते हैं तो स्टूडेंट्स का जो आउटपुट है वो हमें मतलब अच्छा मिलता है रिजल्ट, और एक दूसरे के साथ जब वो
मिलकर सीखते हैं तो इससे लर्निंग जो है एनहेंस होती है और एक बेटर वे में। नेक्स्ट है सिमुलेशन एंड रोल प्ले इन ज्योग्राफी। देखिए फ्रेंड्स, सिमुलेशन एंड रोल प्ले में क्या करना है, कोई भी चीज़ अगर आप ब्रीफ में करवाओगे और उसको अच्छे से डिस्कस कराओगे तो लर्निंग बेटर होगी। आप स्टूडेंट्स को कोई भी एक सिचुएशन दीजिए और इमेजिनेशन करने को बोलिए, कोई भी रोल असाइन कर दीजिए और उस पर एक्टिविटी करने को बोलिए, तो इसमें क्या होगा, वो बच्चा जो है एनालिसिस की पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा, एबिलिटी जो थिंकिंग लेवल होगा वो उसका बहुत हाई हो जाएगा, और जो है प्रोबेबल एक्शंस हो सकते हैं ओपोनेंट के वो एंटीसिपेट करने लगेगा, और फ्यूचर को कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं अल्टरनेटिव के उसको भी पहले से ही फोरकास्ट कर लेगा, इवेल्युएट करेगा अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन जो भी अगला कर रहा है, प्रोज एंड कॉन्स उसके। तो रोल प्ले क्या है, एक काफ़ी अच्छी टेक्निक है, एक्टिविटी है, ताकि एक जो डिफरेंट व्यू पॉइंट होते हैं उनको अच्छे से समझ पाएँ। कोई भी ड्रामा लेसन आप क्लास में इस पे करा सकते हो, कोई भी एक्टिविटी करा सकते हो जहाँ पे इंडिविजुअल को कोई ना कोई रोल प्ले करने को दिया जाए। देखिए इससे क्या होगा, सफिशिएंट टाइम में आप काफ़ी अच्छा जो है काम करा सकते हो, एक रियलिस्टिक जो है क्लास को बना सकते हो। तो देखिए हेल्प करेंगे पीपल्स को अप्रिशिएट करने में वैल्यू पोजीशन ऑफ डिफरेंट पीपल। आप अगर कोई भी सिमुलेशन प्लान कर रहे हो या रोल पे प्लान कर रहे हो तो कुछ पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखने ही हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं कि आप कौन कौन से रिसोर्सेज जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी, एंड हाउ मच डू यू वांट स्टूडेंट्स टू गेट इनटू द रोल। तो प्रॉप्स आपको कोई चाहिए या नहीं, क्लासरूम को कैसे अरेंज करना है, जो भी रोल कार्ड आप प्रोवाइड कर रहे हो क्या स्टूडेंट्स उनके बारे में जानते हैं, विल स्टूडेंट रिसर्च फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर रोल, क्या उनको उनके रोल के बारे में पता है और क्या रिप्रेजेंट करना है, रोल को असाइन कैसे करना है, कितना टाइम लगेगा, कितना मतलब प्रिपरेशन में कितनी नीड है हमें करने की, तो क्या स्टूडेंट को कोई स्पेशल सपोर्ट चाहिए, कौन सी इंटरवेंशन होगी जो आप ड्यूरिंग द रोल प्ले कर सकते हो, हाउ विल अ डीब्रीफ बी ऑर्गेनाइज, हाउ मच टाइम विल बी नीडेड, व्हाट फॉलो अप वर्क विल बी टेकन अप। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये एनसीएफ ने कहा है डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल सच एज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, नेगोशिएशन या रिफ्यूजल स्किल, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड कॉपिंग एंड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर वेरी क्रिटिकल फॉर डीलिंग विद द डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ। तो फ्रेंड जो भी आजकल की लाइफ में डिमांड्स हैं, चैलेंजेस हैं, उन सब के लिए सारे स्किल, क्रिटिकल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, नेगोशिएशन स्किल, रिफ्यूजल स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, ये सारे स्किल जो हैं बच्चों में आने ही चाहिए, ताकि बच्चा जो है कोई भी प्रॉब्लम अगर उसकी लाइफ में आए तो वो उसको अच्छे से सॉल्व कर पाए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है इन द प्रोसेस ऑफ हायर लेवल ऑफ लर्निंग जो इन्वॉल्व करते हैं ट्रांसफर और एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग टू न्यू सिचुएशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्ट्रेटेजी है वो लर्नर को ऐसा बनाती है ताकि वो रेशनली थिंक कर पाएँ, अपना इंटेलेक्चुअल प्रोसेस अंडरस्टैंड कर पाएँ, इंटेलेक्चुअल स्किल की प्रैक्टिस कर पाएँ। और जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी है वो जॉन डीवी की फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म पर मतलब बेस्ड है। तो पियाजे और वाइगॉट्स्की भी एम्फेसाइज करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में, और वो होगा कैसे, जब आप बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम उसकी डेली लाइफ से सॉल्व करने को देंगे तो उसको सोचेगा, जिसमें वो अपनी नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करेगा और उसी पर ही खुद से कोई ना कोई डिसीजन ले पाएगा। देखिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसकी। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्ट्रेटेजीज है वो इंपॉर्टेंट कब बनती है, जब रोल ऑफ स्टूडेंट चेंज होता है फ्रॉम नॉलेज एक्विजिशन टू नॉलेज कंस्ट्रक्शन। आपको उसको नॉलेज देनी नहीं है, आप उसे कंस्ट्रक्शन का मौका दीजिए। इस मेथड में स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं जबकि टीचर फैसिलिटेटर का काम करती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन और पर्सनल जो इन्वॉल्वमेंट होती है लर्नर की, वो मोटिवेट करती है उसको लर्न करने में और कंट्रीब्यूट करती है उसी में फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ जनरेट हो। ये रिक्वायर करती है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, सिलेक्ट करती है और डिजाइनेबल जो सुटेबल सॉल्यूशन होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ट्रायल करती है सॉल्यूशंस को, फिर उसके बाद जो भी बेटर होता है उसको इवेल्युएट करती है, रिवाइज करती है और फिर से रीडिज़ाइन करती है स्टेप्स को इफ रिक्वायर्ड। तो रोल ऑफ टीचर क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में, इज दैट ऑफ अ गाइड और फैसिलिटेटर। एज आई टोल्ड यू कि वो एक टीचर जो है फैसिलिटेटर, सुविधाकर्ता जो हो गया या गाइड की तरह काम करती है, तो सिलेक्ट करती है, ऑर्गेनाइज करती है और डायरेक्ट करती है एक्सपीरियंस को। तो प्रॉब्लम जो है वो ध्यान रखिएगा कि रियल हो, रेलिवेंट हो क्लासेस से, अपने उनकी क्लास सब्जेक्ट से या उनकी लाइफ से। तो रोल ऑफ स्कूल क्या होता है, इज टू रिप्लेस चांस एक्टिविटी बाय एक्टिविटीज़ दैट लीड टू जेन्युइन नॉलेज एंड फ्रूटफुल अंडरस्टैंडिंग। तो फ्रेंड्स देखिए स्टेप क्या होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए कोई भी मेथड है उसको प्लान करना है, डिज़ाइन करना है, फिर उसको एग्जीक्यूट कीजिए और लास्ट में आपको उसमें एवेल्युएट करना है अगर की चीज़ें क्या सही हैं क्या गलत है, और फिर आपको दोबारा से यही साइकिल फॉलो अप करनी है अगर आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे लग रही है तो। देखिए फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब होता है लर्निंग जो लर्नर्स पर बेस्ड हो, जो उनके एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो। इसे नेचर्स वे ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। ये एक ऐसी लर्निंग है जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द इवेंट्स ऑफ लाइफ से अकर होती है। ये लर्निंग जो होती है रिफ्लेक्शन यानी चिंतन से होती है जो बच्चे एवरीडे में एक्सपीरियंस करते हैं। इसे हम इनफॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं। फॉर्मल वो होती है जो सिस्टमेटिक वे से एजुकेशन आप जैसे किसी स्कूल से गेन करते हैं। इनफॉर्मल वो होती है जो आप एजुकेशन तो गेन कर रहे हो बट उसमें कोई सिस्टमेटिक वे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जो ऑर्गेनाइज करते हैं लर्नर खुद से, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो एक्सपीरियंशियल एजुकेटर का जो रोल होता है वो होता है ऑर्गेनाइज करना और फैसिलिटेट करना डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ फेनोमेनन अंडर द एजम्पशन दैट दिस विल लीड टू अ मीनिंगफुल लर्निंग। तो इसमें काफ़ी प्रिपरेशन और रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज का होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारी चीज़ों से आप
आप इस लर्निंग को जनरेट करा सकते हो। प्रीमेसी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या देनी चाहिए आपको लर्नर को, स्टूडेंट्स को एक्टिव इन्वॉल्व कराने के लिए आप उनको काफ़ी सारी मतलब सर्वे पे विजिट करा सकते हो चीज़ों को, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, नेशनल पार्क हो गई, क्योंकि जो वो लर्निंग खुद से ऑब्जर्व करके इंटरेक्ट करके गेन करेंगे वही उनका एक्सपीरियंस है और वो लॉन्ग लाइफ के लिए उनके लिए माइंड में रिटेन करेगी। सो दैट्स गोना बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर देम। फ्रेंड्स, लास्ट मेथड है फील्ड विजिट्स एंड एंगेजमेंट इन द फील्ड। फील्ड विजिट और फील्ड वर्क अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को फर्स्ट हैंड इन्वेस्टिगेशन, वो अपने एनवायरनमेंट से गेन कर सकें। जैसे कि इसमें जो है स्टूडेंट को अवेकन होता है टू अ डाइवर्सिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड कल्चर, अपने ही लोकल एरिया में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अलग अलग एनवायरनमेंट से बिलोंग करती हैं। टीचर जो है स्टूडेंट को कलेक्ट, एनालाइज और प्रेजेंट करने को कहता है कोई भी डेटा जो उसने उसको पर्टिकुलर एरिया से लाने को भेजा हो या कुछ भी ऑब्जर्व करने को कहा हो, जिससे उसकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो शार्पन होगी। मेजर, रिकॉर्ड, एवेल्युएट ये सब करेंगे तो उनका जो लेवल भी है वो हाई लेवल मेंटालिटी का हो जाएगा, जिससे वो एक साइंटिफिक एटीट्यूड रखने लगेंगे। तो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इस मेथड का ज्योग्राफी में और काफ़ी रियल भी होता है और इंजॉयबल भी होता है। फील्ड वर्क को इंक्वायरी बेस्ड होना चाहिए इन लाइन विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इशू और प्रॉब्लम इन ए स्पेसिफिक एरिया, उसे कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, एनालाइज करना डेटा को एंड फाइनली आइडेंटिफाई करना पॉसिबल सॉल्यूशन इन और या फिर स्ट्रेटजीज। तो फ्रेंड्स, आप जो लोकल ट्रिप भी अरेंज करा सकते हो, कम्युनिटी ट्रिप भी अरेंज करा सकते हो। लोकल ट्रिप आप उसको आसपास कहीं भी लेके जाइए, दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर देम इन देयर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्टेजेस। तो स्टूडेंट को एक्सप्लोर करने का मौका दें, स्टडी करने का मौका दें, उनके सराउंडिंग से ही फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि आप उनको लोकल मार्केट भेज सकते हो, फैक्ट्री भेज सकते हो, टाइप्स ऑफ एनिमल को फाउंड करने को भेज सकते हो, रिवर, लेक, इन सब का जो है आप एक ट्रिप अरेंज करा सकते हो और काफ़ी अच्छे से उनको ऑब्जर्व करने को दे सकते हो। कम्युनिटी ट्रिप जो होती है फ्रेंड्स, वो ज़्यादा टाइम के लिए होती है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन लोकल ट्रिप्स। इट में टेक द whole day or 2 days and involve more extensive preparation by the student. Community trip में आप इंडस्ट्रीज, नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, म्यूजियम, जू, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और काफ़ी मीन्स ऑफ इरिगेशन होते हैं जो बहुत ही पास नहीं होते, लेकिन ये सब जो हैं काफ़ी दूर जो है इंस्टीट्यूशन से लोकेट नहीं होने चाहिए। टीचर को अगर हैं तो अपने साथ और उनको बहुत ही केयरफुली लेके जाना चाहिए। तो काफ़ी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं यहाँ पे। अगर आप फील्ड ट्रिप को अरेंज कर रहे हो तो एक रिसर्च प्रोजेक्ट जैसे कि डाटा कलेक्शन हो, उसके बाद कंडक्ट करें थियोटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द इश्यूज इन क्लास लॉन्ग बिफोर गोइंग इनटू द फील्ड। स्टूडेंट शुड हैव अ सेंस ऑफ व्हाट द फील्ड ट्रिप इज गोइंग टू बी अबाउट बिफोर दे गो। तो ऐसा कुछ कीजिए कि क्लासरूम में उस इशू का हो और उसको आप एग्जामाइन करने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं और उसकी कोई भी फील्ड ट्रिप अरेंज कराने से पहले आपको बच्चों को ब्रीफ में बताना जरूर है कि ये ट्रिप किस बारे में है। एटलीस्ट 2 weeks बिफोर हेडिंग इनटू द फील्ड डेवलप द रूडिमेंट्स ऑफ बेसिक हाइपोथेसिस। एट दिस पॉइंट यू शुड गिव डिटेल्स अबाउट द फील्ड साइट सो दैट स्टूडेंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो जब भी जाना हो उससे काफ़ी टाइम पहले, अप्रॉक्स 2 weeks यहाँ पे दिया हुआ है, आप उनको सारी डिटेल बताना शुरू कर सकते हो अबाउट दोज प्रोडक्ट विच यू गोना डू इन दैट फील्ड ट्रिप। तो फील्ड में क्या होने वाला है, फोकस करेंगे उस थिंग्स पर दैट यू हैव एग्रीड टू एंड लेट द अदर स्टफ बी आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक का मतलब क्या है, एक चीज़ पहले से अच्छी थी उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर उसको बेटर बना देना। तो बैक पैक फुल ऑफ एक्स्ट्रा वार्म ड्राई क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरनमेंट की जहाँ पे अभी आप जाने वाले हो वहाँ के अकॉर्डिंग आपको क्लोथ्स लेने चाहिए। फॉर अ लार्ज क्लास ग्रुप लीडर्स जरूर बनाइए ताकि वो छोटे छोटे ग्रुप बनाकर उनको मैनेज कर पाए। स्टूडेंट्स को कहिए कि अप्रोप्रिएट क्लोथ्स लें, वही मटेरियल जो रिक्वायर्ड है लेकर जाएं, एक्स्ट्रा जो है अननेसेसरी सामान अपने साथ ना लेके जाएं। तो इश्यूज़ जो कंसीडर और प्रिपेयर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, आइडेंटिफाई करना ग्रुप लीडर्स, वेदर कैसा है, कोऑर्डिनेशन करना एक्सटर्नल पर्सनल के साथ, इफेक्टिव यूज़ ऑफ टीम लीडर्स, स्टूडेंट कंसर्न, सेफ्टी मेजर्स, ये सब का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो फील्ड ट्रिप अरेंज करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है इसमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेथड खत्म, अब है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। सबके लिए वही रिसोर्सेज हैं, सारे बेनिफिट्स मैं आपको पहले वाली 2 वीडियोस में बता चुकी हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट एक चीज़ ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग रिसोर्स इज स्ट्रेस्ड इन फोकस ग्रुप पेपर ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। टीचिंग शुड यूटिलाइज ग्रेटर रिसोर्स ऑफ ऑडियो विजुअल मटीरियल्स इंक्लूडिंग फोटोग्राफ, चार्ट्स एंड मैप्स एंड रेप्लिकाज ऑफ आर्कियोलॉजिकल मटीरियल्स। ये NCF 2005 कहते हैं। तो सारे पॉइंट्स आपको मैं पहले वाली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो रही है तो आप ये रिसोर्सेज जो है पहले वाली 2 वीडियो और एक रिसोर्सेज वाली जो है अलग से मैंने बना रखी है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप जो है अपनी रिसोर्सेज में यूज़ कर सकते हो। बस नाम हम यहाँ पे देखेंगे। जब से सबसे पहला है टेक्स्ट बुक, उसके बाद जो है वो है एटलस। आप एटलस, मैप, ग्लोब ये सब यूज़ कर सकते हो अपनी क्लास में। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया है। फ्रेंड्स, पिक्चर का आप यूज़ कर सकते हो। देखिए पिक्चर जो है बड़ी सी चीज़ को एक छोटे से वे में करके एक फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ही है। देखिए कागज़ की फॉर्म में आपको दिखाया गया है और पिक्चर्स से काफ़ी जो क्लास है वो इंटरेक्टिव बन जाती है। बच्चों से मैगजीन, कुछ भी ऑफिशियल पब्लिकेशन हो गए, न्यूज़पेपर है, ओल्ड बुक है, पोस्टेज स्टैम्प हो गई, सैटेलाइट इमेजरीज, एरियल फोटोग्राफ्स, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स फ्रेंड्स, जैसे जो ऑडियो, जैसे जिनको मान लीजिए किसी विजुअलाइजेशन में दिक्कत है तो आप उनके लिए ऑडियो रिसोर्सेज अरेंज कर सकते हो, और अगर किसी को सुनने में दिक्कत है तो आप उनके लिए विजुअल ले सकते हो। नहीं तो नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए भी आप ये दोनों जो है रिसोर्सेज अरेंज कर सकते हो। सीडीज़, मल्टीमीडिया, तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, बट ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले वाली वीडियोज़ में। इंटरनेट जो है मेन ICT के उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसके लिए प्लीज़ पहले वाली दोनों वीडियो गो थ्रू कर लीजिए और जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं वो अलग से वीडियो में मेंशन है वो भी देख लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।